पहले जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो अपने मतलब जहाँ से भी रिव्यूज़ देख के अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो कि मेरे को यही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। कोई कुछ भी फॉलो करना है तो उसके पीछे मत भागो कि उसने वो पढ़ लिया मेरा ये छूट गया। नहीं, जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं सब पूरा पढ़ाएंगे। तुम जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो वही बहुत होंगे, इनफ होंगे। बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने रिसोर्सेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होगी तो ही हम, क्यों बीच में अगर छोड़ देते तो फिर वो मोमेंटम बन नहीं पाता। तो रिसोर्सेज फिक्स रखो, लिमिटेड रखो और पढ़ते रहो लगातार, जल्दी सक्सेस होगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव अनअकैडमी। मेरा नाम है अक्षय। वैसे इट्स अ मंथ ऑफ दिसंबर एंड एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जामिनेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग आप लिख भी रहेंगे एग्ज़ाम। एंड वैसे ही हमारे साथ एक टॉपर हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 में रैंक 3 हासिल किया। लेट्स ऑल वेलकम नीतीश कुमार यादव। हाय नीतीश। हाय सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है लॉन्ग अवेटेड जर्नी? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आया तब से तो मतलब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। पहले तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था, पहले थोड़ा काम प्रिपरेशन जॉब के साथ, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तो मूवमेंट कैसा रहा घर पे जब आपको पता चला कि रिजल्ट्स आ गए? एक्चुअली मैं दिल्ली रहता हूँ, घर पे नहीं रहता। तो रिजल्ट आया था तो मेरे को पहले से इतना आइडिया था कि रैंक ठीक आ जाएगी, कि मार्क्स ठीक थे तो पोस्ट ठीक मिल जाएगी। पर जब रिजल्ट आया तो उसकी अलग खुशी होती है कि अब मेरा ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि रैंक आई। फिर मैंने घर फ़ोन किया, घर वालों को बताया, वो काफ़ी खुश थे, उन्होंने सबको बताया। तो मेरे वाले तो बहुत बढ़िया। एंड वो भी मतलब बहुत दिनों बाद रिजल्ट आया तो इट्स अ गुड थिंग। हाँ। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू नो कि आपकी बैकग्राउंड क्या है एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड आप अलवर राजस्थान से हैं तो मुझे और जानना है एंड स्टूडेंट्स को भी जानना होगा कि आपने आपकी बैकग्राउंड क्या थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्कूल आपने कहाँ से किया था? एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से हूँ, इकरोटिया गांव है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। 10th तक की एजुकेशन गांव में ही हुई है, वहीं पे प्राइवेट स्कूल था, हिंदी मीडियम थे। पर 11th-12th मैंने अलवर डिस्ट्रिक्ट से मतलब सिटी में जाके पढ़ा था, हिंदी मीडियम ही था। उसके बाद मैंने बीटेक की NIT हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और बीटेक के बाद मैं फिर जॉब कर रहा हूँ टाटा पावर दिल्ली में 2 साल से अभी। और उसके साथ ही फिर प्रिपरेशन की थी SSC। साथ में हमने एग्जाम भी लिखा था व्हेन यू वर्किंग विद टाटा पावर। ठीक, तो कैसा रहा आपका जर्नी राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन टिल द रिजल्ट? मतलब कितनी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जॉब कर रहा था तो साथ में टाइम मैनेज कर पाना, क्योंकि प्रिपरेशन करना और फिर जॉब भी करना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो वही था कि पूरा दिन मतलब एकदम पैक्ड रहता था 24/7 हमेशा, कि अब ये टाइम पे ये करना है, वो टाइम पे ये करना है। फिर वही था, कुछ सब्जेक्ट थे जैसे GS पहले कभी पढ़ी नहीं थी, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो वो प्रिपेयर करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज था। इंग्लिश थोड़ा एवरेज था तो उसमें भी जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, अच्छा स्कोर कर पाया। क्योंकि ये ऐसा कि एक भी सब्जेक्ट में अगर तुम अच्छे नहीं हो तो फिर मतलब अच्छी रैंक तो भूल जाओ, सब में अच्छे तो ही मतलब आप अब जो चाहते हो ले सकते हो। तो मेन चैलेंज तो यही थे इसमें। वैसे तो एसएससी सीजीएल तो मतलब इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। आपकी ना ही बस एक पर्टिकुलर टॉपिक की, सारे टॉपिक्स की आपकी चैलेंज होती है। एंड इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, जो भी हो, सबकी चैलेंज होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपको इंग्लिश आता नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश स्टार्टिंग में तो किसी को भी नहीं आती, सब धीरे धीरे सीखते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम से होता है तो वो पहले सीख लेते हैं स्कूल टाइम में, बाकी किसी की वीक होती है तो वो पढ़ के सीखते हैं। तो पहले से तो कोई सीख के नहीं आता है, तो सबको सीखनी पड़ती है, और सीख के कोई भी कर सकता है। इवन मेरी इंग्लिश मतलब एवरेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि बीटेक की थी, तो बाकी वो कैब ग्रामर ये सब तो नॉर्मली थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से होती है। तो बेसिकली जो भी अगर सिर्फ हिंदी मीडियम से है वो इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। हाँ, इंग्लिश मतलब ऐसे बहुत कोई टफ इंग्लिश नहीं आती, बस ग्रामर नॉर्मल पढ़नी सबको। वो कैब तो सभी रटते हैं, इंग्लिश मीडियम चाहे वो हिंदी मीडियम हो, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरे एग्ज़ाम की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपको एग्ज़ाम लिखना है, लेकिन इंस्पिरेशन आपको जब आया था, फिर इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया था एग्ज़ाम लिखने के लिए? पहले तो मैं बीटेक कर रहा था तो मेरा फोकस था गेट पे, टेक्निकल जॉब थोड़ा। तो फाइनली मैंने गेट दिया भी था, ठीक ठाक रैंक थी। बट फिर मैंने थोड़ा SSC के बारे में पता किया, मेरे एक दो दोस्त ने बताया था, तो इधर वाली जॉब प्रोफाइल मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। तो और ये देखा कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और अभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ। तो मैन तो वही था कि अच्छी जॉब हो, स्टेबल हो थोड़ी,
तो इसलिए मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बाकी यूपीएससी तो फिर ज़्यादा जॉब के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर एसएससी का मैंने सोचा था। अच्छा, तो जब आपने पहले स्टार्ट किया कि आपको प्रिपेयर करना, तभी तो अभी तो सिलेबस पूरा चेंज हो गया एंड पैटर्न चेंज हो गया है पूरा। तभी तो टियर 1, 2, 3 तीनों थे एंड उसके सिलेबस भी अलग अलग थी तीनों सब्जेक्ट्स के एंड डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती थी टियर 1, टियर 2 में। तो जब आपने सिलेबस देखा तो आपको कैसा लगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पहले मैंने सिलेबस देखा, सब 4 सब्जेक्ट जो भी थे, फिर देखा था कि मैथ, मतलब पहले से मैथ बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा था कि मैथ तो आराम से मतलब हो जाएगी, जो उसमें टॉपिक वगैरह थे। और रीजनिंग मतलब बाकी लोगों की मतलब एवरेज तो सबकी होती है, क्योंकि जो बहुत नॉर्मल से टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक्स में लोगों को दिक्कत होती है। फिर मैंने जैसे इंग्लिश का देखा, इंग्लिश में क्या था, कॉम्प्रिहेंशन था और वो कैब ग्रामर वगैरह, तो था कॉम्प्रिहेंशन तो मैं कर लूँगा, पढ़ने की आदत हो गई थी, बाकी वो सब चीज़ें पढ़नी है। तो मतलब यही कि मैंने पहले सिलेबस देख के ये पता किया कि मेरी वीकनेसेस क्या क्या है। अच्छा, जैसे जीएस में मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बस साइंस को छोड़ के, और इंग्लिश एवरेज थी, तो मैंने सबसे पहले वीकनेसेस पता की कि मेरे को कहाँ पे काम करना है ज़्यादा। तो अब सिलेबस देखना पहले वो ज़रूरी है कि पता चले कि करना क्या है। तो बेसिकली हमने पहले सिलेबस देखा एंड आपको पता चला कि आपकी मिस्टेक्स, आपकी वीकनेस कहाँ पे है। ये बहुत ज़रूरी होता है बहुत लोगों को करने के लिए एंड आई थिंक ये अगर स्टार्टिंग में ही अगर वो कर लेंगे तो आगे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बहुत सारे ये लोग मिस भी कर लेते हैं कि सिलेबस पढ़ना क्या होता है। तो अभी बात करते हैं कि टियर 1 फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर आपने कैसे किया, कहाँ से आपके बुक्स थे? क्वांट में मैंने मतलब अभिनय शर्मा सर हैं, इनके यूट्यूब पे चैनल है, तो वो 2017 में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी यूट्यूब पे। तो तब के उन्होंने मतलब बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ हैं, 15-20 मिनट के, ऐसे उन्होंने मतलब डायरेक्ट रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, तो उसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाते थे। तो मेरे को लगता था कि क्वांट पहले से ठीक है, तो मतलब ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं देना है उस पर। तो मैंने वो वीडियोज़ देखी उनकी, वो इसलिए देखे क्योंकि सवाल को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा टीचर का अलग होता है, वो सिखा देते हैं कि जल्दी कैसे हम, उसमें से क्या है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो अपने का स्पीड का मेन मुद्दा है। तो वो मतलब अप्रोच क्या है उनको सवालों को करने की, तो वो देखने के लिए मैंने वो वीडियो देखे थे। फिर मतलब मैंने आती बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए उनकी एक एडवांस की तो बुक आती है, प्ले विद एडवांस मैथ, तो वो बुक खरीदी थी। और एक उनका ऐप है, उसमें वो पीडीएफ्स उन्होंने डाल रखी है अर्थमेटिक्स की, वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिए थे। मैंने मतलब प्री से पहले, मेन से पहले वही सोल्व की 4-5 बार, जितनी बार की, इसके अलावा मतलब अलग से कुछ सोल्व नहीं की। मतलब एक बार जो बुक या जो भी पकड़ लिया आपने, वही सोल्व करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि नए नए सोर्सेज फॉलो करो, कोई और कुछ कर रहा है तो अब ज़्यादा किसी को देख के कुछ नहीं करना है, अपने एक बुक पकड़ ली वही करते रहो। टोटल आपने कितने बुक्स सॉल्व किए वैसे मैथ्स के? हाँ, मैथ्स के बस वही पीडीएफ उनके अर्थमेटिक और एडवांस की वो बुक बस। ओके, वुड यू रिकमेंड एनी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम दिस टू? हाँ, इसके अलावा मैंने कोई सोल्व नहीं, क्योंकि लगभग ना वही मटेरियल होता है हर बुक में, बस आप नई बुक पढ़ोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा करने में, अगर वही करो तो जल्दी हो जाएगा। उसमें आपको पता भी रहेगा कौन से टफ क्वेश्चन थे, अगर मार्क करके रखोगे तो। वही है कि एक ही बुक बार बार करो, बाकी प्रीवियस ईयर तो सब करते ही हैं, प्रीवियस ईयर तो करनी ही है, वो मैंने मॉक से कर ली डायरेक्ट, उसकी बुक आती है, बुक ले लो या फिर मॉक से कर लो डायरेक्ट। ओके, तो स्पीड तो बहुत मैटर करता है इसमें। स्पीड आपने इम्प्रूव कैसे किया? स्टार्टिंग में तो आई एम श्योर ये स्लो होता होगा क्योंकि आपका टच होता नहीं है, तो इम्प्रूव कैसे किया आपने? स्पीड में ना मेन मैटर करता है कि कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है आपकी। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो अर्थमेटिक तो पूरा गेम ही कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो स्पीड नॉर्मली मतलब सबकी अच्छी हो जाती है अगर कैलकुलेशन अच्छी है। तो मैंने क्या मतलब कैलकुलेशन पहले से थोड़ी ठीक थी, और मैंने सवाल को अप्रोच करने का तरीके सीखे ना, कि जो शॉर्ट वे में हम किस तरह से लंबी कैलकुलेशन ना करके शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा वो देखे। तो फिर धीरे धीरे से मैं प्रैक्टिस करते गए तो धीरे धीरे वो इंप्रूव होता जाता है। मतलब क्या पहले मतलब हो सकता है पूरे 2 घंटे लग रहे हैं, फिर 5 मिनट हमारे कम लगे, 10 मिनट कम लगे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे लग रहे हैं कल हम सोचे 1.5 घंटे में पेपर हो जाए, वो नहीं होता। मतलब धीरे धीरे 1-2 मिनट का फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे होता है। तो बेसिकली मान लीजिए कि 2 महीने से आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन आप इंप्रूव करते जा रहे हैं, 2 महीने में आपका पूरा इंप्रूव हो ही जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन पे अब जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, तो 2 महीने में हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरे क्वान्टिटेटिव के बारे में। एंड एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको लगा कि क्वांट में ये आपसे हो नहीं पा रहा, या फिर ये आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे थे? हाँ, जैसे प्री से पहले तो मैंने बस वो देख ली, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं। प्री से पहले मैंने 5 महीने की लगभग ही पढ़ाई की, तो मैथ में तो ठीक था, तो मैथ में ज़्यादा मैंने टाइम दिया भी नहीं। तो तब मेरे को लगता था कई बार कि एक तो नंबर सिस्टम एंड एक ज्योमेट्री, उनमें कई क्वेश्चन में टाइम लग जाता था, या कई बार गलत हो जाते थे। तो फिर मैंने जैसे प्री जैसी दे के आया ना, प्री में तो मतलब सब सही हो गए थे, 50 आ गए थे मैथ्स में। तो प्री के आने के बाद मेरे को पता है 2 टॉपिक वीक है, तो मैंने वो दोनों टॉपिक्स पूरी डिटेल मेमोरी से वापस पढ़ लिए थे, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, कि मतलब आगे कोई दिक्कत ना है। वही ना, पहले बस वीकनेस पता चल जाए तो वो रिवाइज करना या प्रैक्टिस करना वही है। ओके, तो ये तो होगी पूरी क्वांट्स की बात। अभी बात करते हैं रीजनिंग आपका स्टार्टिंग में कैसा रहा एंड आपने इम्प्रूव कैसे किया? रीजनिंग में से कुछ टॉपिक तो बड़े सिंपल होते हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो सब के ही कर ही लेते हैं। और मैथ अच्छी होती है तो उसमें मैट्रिक्स, नंबर सीरीज बड़े टॉपिक भी आपके अच्छे हो जाते हैं। मेरे को जिस टॉपिक में दिक्कत आती थी, जैसे कभी ब्लड रिलेशन में दिक्कत आई या नंबर सीरीज में, तो मैं यूट्यूब पे से नॉर्मल सर्च किया,
कि ब्लड रिलेशंस, तो वो कुछ कुछ वीडियो आते हैं, तो मैंने मतलब एक तरीके से देख लिया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब स्टाइल बता दी कि जैसे जेंडर वाइज प्लस माइनस लिख लो या फिर एरो लगा के जैसे सेम लेवल पे, तो मतलब थोड़ा वो आइडिया हो जाता है। फिर बाकी मैंने प्रैक्टिस भी किया, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल टाइम मॉक, मतलब रीजनिंग में तो मेनली तो प्रैक्टिस का ही था। ओके, तो आपने जितना प्रैक्टिस किया उतना आपके लिए बेनिफिट रहा। तो एक बात होती है कि रीजनिंग और क्वांट में ना बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, लाइक सिलेबस में आप जब देखते हैं तो कम से कम 30 टॉपिक तो होती हैं क्वांट्स में ही, एंड रीजनिंग का भी तो आपको 24 तक मिल जाते हैं टॉपिक्स। तो इतने सारे टॉपिक्स करने ज़रूरी हैं या फिर सिलेक्टेड टॉपिक्स करना ज़रूरी है? नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप ऐसे किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने मान लो टॉपिक छोड़े, 2 क्वेश्चन आ गए तो वो 4 नंबर तो गए आपको। मतलब मेरा तो वो था कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग इन तीनों में जैसे प्री में 150 हो गए तो 150 में से मैक्सिमाइज करना है जितना भी। जीएस में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है तो कुछ भरोसा था नहीं मेरा इतना, तो मेरे था इनमें से मैक्सिमाइज करना है, तो मतलब ऐसे छोड़ने का तो बिल्कुल सोचा नहीं। बाकी बस कुछ ऐसे मतलब कुछ टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो वो तो मतलब और अच्छे से कर लो। तो बेसिकली सारे टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती ही है, चाहे कुछ भी हो, आप अगर करेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे, राइट? अभी बात करते हैं जीएस की। जीएस आपने बताया कि आपका वीक था स्टार्टिंग में, अब बाद में आपने इम्प्रूव कर लिया, तो कैसा रहा? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड टू रीड जीएस, तो कैसा रहा माहौल? जीएस जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने रैमो सर का एक शो आता RWT, उसमें कुछ टॉपर्स के मतलब जीएस की स्ट्रेटेजी का एक वीडियो था 4-5 टॉपर्स का, वो मैंने देखा। क्योंकि जीएस में कुछ आता नहीं था, साइंस में जब फिजिक्स केमिस्ट्री आती थी, बाकी जीएस में कुछ कभी आइडिया पढ़ी नहीं थी। तो मैंने उन्होंने एक टॉपर थे नवीन सर ने, उन्होंने बोला था कि मनोहर पांडे की बुक आती है, उन्होंने वो पढ़ी थी, तो मैंने वो बुक खरीद ली और मतलब पढ़ना चालू किया। अब जीएस कभी पढ़ी नहीं, 2-3 दिन तो मैंने पढ़ा और डायरेक्ट फैक्ट्स थे उसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर एक मेरा दोस्त था प्रिपेयर कर रहा था, राघव डाबी, उससे मैंने पूछा तो वो जीएस, तो उसने बोला जितेंद्र कुमार सर है अनअकैडमी पे, उनसे पढ़ो। तो मैं बोला ठीक है। अब मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया, तो मतलब उनकी टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है, वो मतलब क्लास में भी याद कराते आधी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने जैसे क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा स्टोरी टाइप, तो फिर वो धीरे धीरे स्टोरी बनने लग गई दिमाग में, वो सब याद होने लग गया। फिर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी सब वगैरह। तो मैंने उनके पूरे वीडियो देखे, पूरे नोट्स बनाए खुद के। नोट्स में मतलब शॉर्ट में कुछ जितना मैं लिख सकता था मैक्सिमाइज करके वो लिखा। सारे मैंने रिकॉर्डेड ही वीडियो देखे थे 1.5x पे, 1.6। अच्छा, तो टाइम कम था तो टाइम भी मैनेज करना था, तो मतलब पहले सब वो देख लिए, फिर उनको रिवाइज किया। खुद के नोट्स होते तो रिवाइज करना भी जल्दी हो जाता है, दूसरे के नोट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट। हाँ। तो जीएस का वैसे सिलेबस भी बहुत वास्ट है, हाँ। तो आपने क्या स्पेसिफिकली पढ़ा था कि आपको सारे याद हो जाए? मैंने ऐसे मतलब स्टार्टिंग जो आता है, ऐसे हिस्ट्री पूरी पढ़ ली थी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ ली थी। ओके। फिर करंट अफेयर्स की बात आई तो करंट अफेयर्स मतलब 2-3 महीने तो मैंने यूट्यूब पे मतलब डेली वीडियोस आती थी, एक चैनल था MGT, उस पर वो देख लिया करता था मैं। उनकी 2-3 महीने की PDFs पढ़ ली थी, पर मतलब करंट अफेयर्स उस टाइम शायद 10-12 महीने पुराने पूछे थे, तो करंट अफेयर्स में मेरा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कम ही पढ़ा था करंट अफेयर्स, ज़्यादा फोकस नहीं किया करंट अफेयर्स पे। बाकी जो उनसे स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन आए थे ना, बाकी जो सब्जेक्ट उनसे जो आए थे वो मैंने लगभग सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। ओके, तो करंट और स्टैटिक का कितना वेटेज होता है एग्जाम में? मतलब ऐसे वो भी शिफ्ट टू शिफ्ट ही वेरी कर जाता है, पर ऐसे मान लो करंट के 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ओके, तो ऐसे तो हम मान के नहीं चल सकते कि करंट के कम ही आएंगे, स्टैटिक में हमें चला होगा, कुछ भी हो सकता आपको प्रिपेयर करना ही बहुत पड़ेगा। unpredictable। तो करंट आपने कहा था कि आपने कब प्रिपेयर किया था, बट यूजुअली पढ़ने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं करंट्स के लिए, एंड कहाँ से पढ़ना चाहिए? करंट्स के मतलब कोई भी ना, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं मतलब जो करंट तो डेली कराते हैं, तो उनको डेली का फॉलो कर लो। हर की मतलब 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो आती है, वो देखते रहो। फिर उनकी मंथली PDFs आती है, वो पढ़ लो। अगर PDFs में पढ़ा हुआ होगा, जैसे मान लो तो वो जैसे पेपर में ऑप्शन दिखता है तो स्ट्राइक कर जाता है कि शायद इसका ये, मतलब वो ऑप्शन देख के थोड़ा कई बार स्ट्राइक कर जाता है, तो PDFs भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब 10-12 महीने का करंट तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो PDF पढ़ लेंगे, आपको सारा याद रहेगा, सारे डेली यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो याद रहेगा। तो अभी बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपका स्टार्टिंग में आपने कहा था कि यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, एंड इंग्लिश आपके लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट यू कुड डू इट वेल इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो अभी मतलब बेसिकली इंग्लिश इसके लिए कितना डिफरेंट होता है? लाइक जो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश बात करते हैं हर दिन, और जो एग्जाम के लिए होता है, वो कितना डिफरेंस होता है? एग्जाम में मतलब जो वोकैब आती है SSC में, वो मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल लेवल हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो वो तो अलग से पढ़नी पड़ती है पूरी। ग्रामर हम जब उसमें नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ग्रामर का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कि अपने जो ठीक लगता है हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी वहाँ पे फिर ग्रामर का बड़ा, रूल्स का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मतलब वो होता है कि अगर हम कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं पहले से, या फिर आदत है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो पूरा हो जाता है उससे। और बाकी मतलब वो उसमें भी एरर में भी कई जगह मतलब वो रीडिंग से आइडिया लग जाता है, तो मतलब वो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, वो जो कि वो बीटेक में कर करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। तो मेरा तो ग्रामर और वोकैब का पोर्शन था, वो मेरे को प्रिपेयर करना था मैन, तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा था हिट एंड ट्रायल टाइप था कि ग्रामर में ये ठीक लग रहा है, ये लगा देता हूँ, सही हो या गलत तो कुछ पता नहीं था उसका। तो वही अमन वशिष्ठ सर है,
उनसे मैंने ग्रामर का कोर्स किया था। पहले उनको मैंने यूट्यूब पे देखा था तो काफ़ी सही लगा, मतलब वो पढ़ाने का स्टाइल उनका एकदम लॉजिकल वे में पढ़ाते हैं मेरे को। मतलब इंग्लिश का मैंने और किसी टीचर का देखा नहीं, कुछ कहने का मतलब उन्होंने जो पढ़ाया वो एकदम ऐसा लॉजिकल है कि शायद कोई पढ़ा पाए वैसा। तो उनका मैंने देखा, तो उन्होंने ग्रामर उनकी पूरी देख ली थी मैंने, तो ज़्यादा रूल्स वगैरह रटने नहीं पड़े, तो वो मेरे को समझ में आया। तो ग्रामर उससे मतलब कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं ग्रामर में अच्छा स्कोर कर लूँगा। ओके। हाँ, फिर वोकैब की बारी आती है। वोकैब के लिए एक तो 2-3 तो बुक खरीदी थी मैंने। एक तो प्लिंटो पैरामाउंट आती है, एक एसपी बख्शी खरीदी थी, और एक वो वर्ड पावर मेड इजी आता है, वो मैंने आधी पढ़ी थी। जैसे एसपी बख्शी के 1 वर्ड्स पढ़े थे और वो प्लिंटो पैरामाउंट पूरी पढ़ ली थी। और बाकी मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग की तो यूट्यूब पे मतलब ऐसे मैंने सर्च किया, मतलब बुक से डायरेक्ट शुरू में स्टार्टिंग करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझसे कुछ ट्रिक्स हो मिले याद करने की कुछ, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वापस वो क्या प्रेसेस। कितने आपको ट्रिक्स मिले ऐसे याद करने के? वही मैं बता, जैसे मतलब फिर मैंने सर्च किया तो मतलब उस टाइम मेरा ऐसा कुछ वो मोटिव नहीं था कि क्या करना है, तो मतलब मैंने जो भी वीडियो आई सामने वो चला ली, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कौन पढ़ा रहा है। तो मैंने उन्होंने जैसे निमोनिक्स वगैरह से कुछ वर्ड्स याद करा रहे थे, उनकी पूरी सीरीज़ थी 25-30 लेक्चर थे उसमें, तो मैंने वो रिकॉर्डेड थी तो 2x पर करके वो एक बार देख ली, तो निमोनिक्स से या फिर उन्होंने बताया कैसे तुम ट्रिक बना सकते हो, थोड़ा आइडिया लग जाता है। फिर वो 500-600 वर्ड उन्होंने करा दिए। फिर मैं मतलब बुक से पढ़ा था, खुद से ट्रिक्स बना लेता था उनकी, लिख लेता था। फिर वो मतलब आदत पड़ गई, उनमें कुछ वर्ड रिपीट होते थे तो फिर वो मोटिवेशन आता था ये याद है बीच बीच में, तो फिर आगे मैंने बुक से पढ़ी वो क्या फिर। ओके, तो वोकैबुलरी स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को याद रहता नहीं है, लाइक व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, तो बाद में आप पढ़ते जाते तो अच्छे से याद आना स्टार्ट होता है। तो आपका प्रोसेस कैसा रहता था वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए भी? वोकैब के लिए मैंने जो मतलब जो वीडियो देखे थे मैंने सब नोटबुक में नोट कर लिए थे वर्ड्स तो, और जैसे बुक पढ़ता था तो मतलब जैसे एसपी बख्शी हो गए 1 वर्ड्स, तो उसमें जो मुझे टफ लगे थे मैंने वो नोट कर लिए थे। तो वो मतलब उनका रिवीजन मतलब हर वीक में या फिर चलते फिरते ऐसे मतलब उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा था, मतलब पीडीएफ बना के रख ली थी फोन में, जैसे फ्लैश कार्ड्स हो, पीडीएफ हो। हाँ पीडीएफ बना के रख ली थी फोन में। फिर क्या हुआ जब सब पढ़ लिया था तो फिर मैंने मतलब A3 पेजेस लिए, फिर तो वर्ड या तो टफ थे या नए थे याद नहीं हो रहे थे, वो मैंने वो लिए और मतलब पूरी वॉल पे चिपका दी रूम में, मतलब भरी हुई थी लगभग वो। और फिर वो भी अंदर आया तो भी दिख रहे हैं, बाहर गया मतलब घूमते, मतलब ब्रेक लिया 5 मिनट का पढ़ने के बीच में तो भी घूमते घूमते वो कब दिखे, मतलब वो इतना रिवीजन हो गया था ना कि वो एकदम दिमाग में फिट हो गई थी कि हाँ वो तो दिन में आप कितने नए वर्ड्स पढ़ते थे? मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे मतलब जब स्टार्टिंग की तो मैं दिन में 50-60 वर्ड भी पढ़ता था एक दिन में। जब वीडियो देखता था तो ज़्यादा भी देख लेता था, 100 भी जाते थे। उनको रिवाइज करना बड़ा जरूरी है, मतलब उसी दिन भी रिवाइज करता था मैं, रात को जो पढ़े हैं वो, फिर वीकली भी रिवाइज करता था। वो कैब का तो रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा रिवीजन किया है, मतलब वो कैब का तो 8-10 बार रिवीजन ना करो तब तक वो कैब नहीं होती याद आता नहीं है। तो ये तो हो गया वोकैब के लिए, आपने मतलब दिन में एटलीस्ट 7-8 बार आपने रिविजन किया हुआ। अभी ग्रामर की बात करते तो ग्रामर का प्रोसेस कैसा रहा आपका? ग्रामर में मैं कोर्स करने के बाद जो मतलब उन्होंने पढ़ाया था वो तो मैंने बुक से पढ़ी, नोटबुक से पढ़ लिया जो मैंने लिखा था वो सब। फिर 2 बुक खरीदी, एक तो प्लिंटो पैरामाउंट पहले खरीदी हुई थी, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो जैसे मतलब नोटबुक से एक टॉपिक पढ़ा मतलब नोट्स, फिर मैंने वो दोनों बुक से एरर उनके लगा लिए। प्री से पहले तो एक बार लगा पाया था एरर, प्री के बाद में 2-3 बार और कर लिए थे वो, मतलब वही दोनों बुक मैंने फॉलो की। और जैसे प्रीवियस ईयर के लिए तो मॉक दिए थे तो उनसे प्रैक्टिस हो गई, तो मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागा, बस वो फिक्स कर लिए थे, उनसे ही करता रहा ग्रामर के लिए वहाँ से प्रैक्टिस। तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। तो हमने चारों सब्जेक्ट्स की तो बात कर ली, वैसे क्वांट, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश। हर दिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है एंड आपका जॉब भी चल रहा था साथ ही साथ, तो आपने मैनेज कैसे किया आपका टाइम? जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना उस टाइम तो कोविड का लॉकडाउन चला, सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे, तो वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम, और मैंने मतलब नई ज्वाइनिंग की थी तो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, तो मतलब ज़्यादा काम नहीं होता था, तो दिन में पूरे दिन में वीडियोस देखता था इधर के ही, थोड़ा बहुत काम कर लेता था उधर। रात को जैसे रिवाइज वगैरह करना, स्टार्टिंग में तो जब 2 महीने लगभग मैंने जीएस इंग्लिश के पूरे वीडियोस देख लिए थे, मैथ्स वाले वीडियोस देख लिए थे, तब फिर मैंने क्या किया कि फिर वो मतलब कोविड का भी थोड़ा कम हो गया था तो फिर वो ऑफिस वापस शुरू हो गया था, तो दिन में तो ऑफिस रहता था, और जैसे ऑफिस से आया 6 बजे, फिर उसके बाद में मतलब रनिंग वगैरह रोज़ करता था, क्योंकि ऑफिस से एकदम आके इधर मतलब डिस्कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं पार्क चला जाता था, ग्राउंड चला जाता था, रनिंग वगैरह एक्सरसाइज, तो फिर वो थोड़ा माइंड चेंज होता था। फिर आके फ्रेश माइंड से डिनर करके फिर बाद में रात को पढ़ने बैठता था, रात में लगभग 4-5 घंटे पढ़ता था। 4-5 घंटे हर दिन? हाँ, फिर ऐसा मतलब ऑफिस आने जाने वाले टाइम को थोड़ा यूज़ कर लेता था, जैसे मतलब जो प्रैक्टिस बचाते थे वो स्पीड बढ़ा के लगा लिए, वोकैब की देख लिया, फिर वो प्रैक्टिस जो ग्रामर के आते थे वो देख लिए, लंच टाइम में आधा घंटा एक्सटेंड कर लिया वो देख लिया, तो 1-1.5 घंटा उधर से निकाल लेता था ऐसे कर करके। तो मतलब बेसिकली आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई पे लगा रहता था? हाँ, मतलब था कि जॉब को साइड लाइन इधर जो होगा, मतलब अप्रेजल का होता है कॉर्पोरेट में, तो जो होगा देखा जाएगा, मेन फोकस हुआ था अपन उधर ही ध्यान देते हैं। तो अभी बात करते हैं सारे टीयर एग्जाम्स की, एंड सबसे पहले तो टियर 1 एग्जाम एंड टियर 2 एग्जाम, इन दोनों में डिफरेंस कितना लगता है आपको कि क्या होता है एग्जैक्टली? टायर 1 और 2 में इंग्लिश में तो जैसे बताने कि वहाँ पे बस कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा नहीं आती, एक क्लोज टेस्ट आता है, इधर पैसेज वगैरह आ जाते हैं, बाकी तो ग्रामर वोकैब तो वो सेम चीज़ें आती हैं उधर, बस उधर 25 क्वेश्चन आते हैं, इधर 200 आते हैं,
अब तो मतलब आते थे, आएंगे नहीं आगे तो यही था। और मैथ्स में क्या है, मतलब मैथ में मेंस में थोड़ा लेवल ठीक आता है, 2020 में लेवल अच्छा था, मतलब वही है कि फिर आगे कई बार कम भी जाता है। बाकी सिलेबस तो सेम ही है, मतलब मेरा तो वही है कि प्री के लिए पढ़ लिया तो मेंस के लिए दोबारा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो मॉक तो। ओके तो दोनों में सिलेबस तो सेम होता है, पढ़ाई आपको करना सेम ही होता है, तो बस क्वेश्चंस की चेंजेस होती है एंड ऑल्सो लेवल बढ़ जाता है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा। ओके तो अभी पूरा पैटर्न तो चेंज हो गया 2022 में, तो लोगों को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रीवियस पैटर्न टू द न्यू पैटर्न? पहले तो जिसका मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग होता था वो फुल एकदम कॉन्फिडेंस थे, अब तो मैथ का इतना रह नहीं गया, 30 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा मतलब वो है कि अब पहले तो मैथ और इंग्लिश 2 कर लेते तो मेंस में, प्री में कम देते थे, मेंस में थोड़ा कर लेते थे हम कि मेंस में अच्छा आ जाएंगे तो हो जाएगा। अब क्या है कि प्री वाले 4 सब्जेक्ट मेंस में आएंगे, तो मतलब वही है कि रीजनिंग को भी वापस टाइम देना पड़ेगा। जीएस को पहले इग्नोर कर देते थे कि खाली प्री में आएगी और थोड़े कम भी आए थे, तो वो भी नहीं कर सकते, अब जीएस को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे मेंस में कि 1 घंटे में ही 60 क्वेश्चन है इंग्लिश रीजनिंग के और मैथ्स के एक मॉड्यूल में, तो वहाँ भी स्पीड तो बड़ा मैटर करेगी कि आप 30 के 30 रीजनिंग के भी कर लो और मैथ्स के भी कर लो 30 से 30। बाकी लेवल तो शायद वही रहेगा जो मेंस में अभी तक आता था, बाकी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर टाइम कम है, लेवल तो शायद वही रहेगा। ओके तो इस पूरे दौरान में सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगा था आपके हिसाब से? हाँ स्टार्टिंग की थी तो मतलब बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था पढ़ाई से, तो मतलब एकदम से वो लंबा पढ़ना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर वो थोड़ा मतलब करते हैं तो मतलब आदत पड़ जाती है, फिर हमको थोड़ा मतलब करना पड़ता है मेरे तो स्टार्टिंग में। तो वही था स्टार्टिंग में, फिर वो था कि मतलब से जीएस में पढ़ तो रहा था मैं, पर फिर कुछ पता नहीं चला था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देने शुरू किए, तब जीएस में थोड़े मार्क्स आने लगे, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर मतलब ऐसा था कि इंग्लिश में थोड़े मतलब पहले एवरेज ही मार्क्स आते थे, फिर मॉक दे के ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर वो धीरे धीरे हो गया था। फिर क्या था जैसे प्री था 17 अगस्त को, तो 10th और 11th अगस्त के आसपास मतलब मेरी ग्रैंड मदर और सिस्टर दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी, दोनों मतलब तबीयत दोनों की ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर वो लास्ट के 6-7 दिन बड़ा दिमाग बड़ा डिस्टर्ब रहा था, उधर भी ध्यान है इधर भी ध्यान है, मॉक भी देने हैं रिविजन भी करना है, तो वो थोड़ा टफ फेज था। फिर जैसे 17 को मेरा सुबह एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से मतलब 5-6 घंटे पहले मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी। तो फिर घर से मतलब फ़ोन आया कि मतलब मैं दिल्ली रहता था तो, और सेंटर मेरा नोएडा में था, तो कि वापस आना है घर। तो फिर घर वालों को ज़्यादा मतलब मैं जॉब कर रहा था तो एग्ज़ाम का मैंने बताया भी था कि फिर प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती हैं, तो मतलब उनको भी मतलब बताया था मैंने, एग्जाम पर इतना आइडिया नहीं था कि मैंने क्या कैसे प्रिपरेशन की है। तो उनको समझाया कि मतलब अभी मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा, शाम तक ही आ पाऊँगा। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने गया, उस दिन एग्ज़ाम मतलब थोड़ा मतलब दिमाग शुरुआत में सेंटर में नहीं था, इधर उधर, फिर बाद में मैनेज हो गया था घर। वही था सबसे टफ फेज में 6-7 दिन से ज़्यादा। तो ऐसे होते तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, बट थोड़े लोग उसे रीज़न बना लेते हैं अपने फेलियर का, थोड़े लोग उसी रीज़न को सक्सेस का रीज़न बना लेते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आपका माहौल कैसा रहा? आपने कहा था कि वैसे भी आप बहुत टेंशन में थे, तो आपने अपने आप को संभाला कैसे उस टाइम पर? जैसे मेरा सेकंड शिफ्ट में था एग्ज़ाम, शायद 12 से 1 था शायद सेकंड शिफ्ट, मैं मतलब जल्दी निकल गया। दिल्ली जैसा नोएडा था तो लगभग 40 किलोमीटर है, तो मैं जल्दी निकल गया था वैसे तो। मैं 9 बजे पहुंच गया था सेंटर पे, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे, मैं 9 बजे ही पहुंच गया था, क्योंकि रूम पे मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था, ना कुछ देखने का पढ़ने का कुछ भी। तो फिर वहाँ मतलब सेक्टर 62 नोएडा में मेरा एग्जाम था, पास में एक पार्क है बड़ा सा, तो मैं वहाँ पे जाके बैठा था, बस बैठा था चुपचाप, कुछ नहीं कर रहा था। मतलब धूप निकल रही थी और सर्दी का टाइम था, सर्दी तो नहीं मतलब गर्मी का टाइम था उस टाइम, तो बारिश वारिश का तो मतलब ठीक था। मैं पार्क में बैठा था, बस बैठा था चुपचाप, कुछ नहीं कर, 2 घंटे वैसे ही बैठा रहा। फिर जैसे मतलब वो एंट्री का टाइम था ना, तो 1 घंटे पहले, तो फिर मैंने ऐसे ही फ़ोन पर 2-4 गाने सुने ऐसे ही, फिर मैं सब रख के और चला गया एग्ज़ाम देने अंदर। फिर एग्ज़ाम में तो मतलब ज़्यादा मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि एग्ज़ाम देना है, घर जाना है। तो फिर जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ तो मतलब मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था। रीजनिंग उस टाइम में सब टफ आ गई थी, मेरी शिफ्ट मेरी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी 2020 में, और वो टफ इसलिए थी कि रीजनिंग टफ आई थी। मैं सबसे पहले रीजनिंग ही उठा ली, रीजनिंग करनी है, और पहले दिमाग मेरा इधर उधर था थोड़ा। तो शुरू किया, लगभग 18-20 मिनट में मैंने 17 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, और मैं सोच गया था कि रीजनिंग 15 मिनट के अंदर तो मैं कर ही लूँगा कैसी भी आए। तो फिर उस टाइम बड़ा मतलब वो हो गया था कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, शायद अगला अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा, तो दिमाग भी इस टाइम में सेंटर में था। फिर वो बीच में वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं, इसी चल रहा था अंदर में, इतने पसीने आ रहे थे कि वो फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहा था उनके पास। तो वो जैसे 10 का फिंगरप्रिंट आया, पर मतलब मैंने सोचा था कि इतनी प्रैक्टिस किया है, इतना मतलब मॉक में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, कॉन्फिडेंस था ना। तो मेरे को लगा कि पेपर ही टफ है और सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं, रीजनिंग में सबके साथ ही ऐसा होगा। तो मैंने वही सोचा कि जो है करना है सबके साथ यही हो रहा है। तो अगले जो 5 क्वेश्चन बचे रीजनिंग के, मैं 2-3 मिनट में वो सिंपल है तो कर लिए, लगभग 22-23 मिनट रीजनिंग को मैंने दे दिए थे स्टार्टिंग में ही। फिर मतलब आगे वही
मैंने जीएस अटैम्प्ट की तो जीएस में 10-12 क्वेश्चन में वो आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ जीएस में ठीक नंबर आ गए। फिर आगे मैथ अटैम्प्ट की तो मैथ में मतलब स्पीड मेरी ठीक थी, तो मैंने मतलब बिल्कुल आँख बंद करके एक बार जो आंसर आया वो लगा, दोबारा देखा ही नहीं। इतना मतलब एकदम एक्सट्रीम मतलब स्पीड जितनी हो सकती उस पर काम किया था बिल्कुल। 15 मिनट में मैथ हो गई थी, एवरेज थी मैथ तो। फिर मैंने वो इंग्लिश वाला सेक्शन अटैम्प्ट किया, मेरे पास 7-8 मिनट बच गई थी, तो जो रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे ना वो वापस अटैम्प्ट किए, और रीजनिंग में मतलब फिर रीजनिंग में पूरे 50 थे और मैथ में पूरे 50। पूरे 50 आ गए आपके। ऑल्दो आपको स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगा था, फिर भी आपने पूरा 50 दे दिया। तो ये तो हो गया प्रीलिम एग्जाम का। तो मेन एग्जाम आपका कैसा रहा, मेंस एग्जाम? मेंस था, जनवरी में था मेंस ना, तो मैंने क्या एक डबल ए वाला एग्जाम होता है वो भी दिया था। तो 28 को डबल ए हुआ था शाम को, 29 को ये था मेंस था। तो डबल ए हुआ मेरा था नोएडा और मेंस था फरीदाबाद। तो मैंने शाम को वो दिया, और फरीदाबाद जब वहाँ रहता दिल्ली, वहाँ से बड़ा दूर है, 2 घंटे लग जाते, और सर्दी में सुबह 7:30 बजे पहुँचना, तो फिर तो मैं मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था। तो मैंने वहीं जो एग्जाम सेंटर था उससे 100 मीटर दूर एक मॉल था, उधर ही मतलब रूम बुक किया, मैं रात को वहीं जाके रुका, बिल्कुल 100 मीटर दूर सेंटर में जाके देख के आ गया था। क्योंकि डबल ए वाला तो फिर भी सेकंड भी था, तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, उस पर था कि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो सेंटर वगैरह में सब देख के आ गया था। तो फिर अगले दिन सुबह उठा, आराम से देने गया एग्ज़ाम। तो जैसे मेरा वहाँ एग्जाम देने गया, तो मतलब जब तक मैंने एग्जाम दिया समय था, मतलब पूरा स्पेस था हर जगह। वहाँ सेंटर इतना था कि सीपीयू उस पर रखा है, कंप्यूटर भी उस पर रखा है, पेपर रखने की जगह ही नहीं है, और इतने मतलब कंजेस्टेड सा था ना, तो मैं देख के मैं बड़ा जी लगा इसको कैसे सोल्व कर पाऊंगा मैं। तो वो फिर मैंने सीपीयू वगैरह इधर उधर करके थोड़ी जगह बनाई पेपर रखने की, एक थोड़ा कि इसमें रफ काम तो कर पाऊँ। फिर क्या हुआ, मेरे साइड में जो था ना वो सीट खाली थी, वो आया नहीं एक साइड में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इधर खिसका दिया, थोड़ी जगह बना ली। और तो मतलब फिर वो मैथ में शुरू तो एग्जाम शुरू हो गया था, उन्होंने रफ सीट नहीं दी थी, तो मैंने वो बोले शुरू करो दे रहे रफ सीट हम, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो वो स्पीकर में वो नाम एक मैंने था, कोई लड़की थी, मतलब दोनों स्टार वो नाम चिल्ला रहे कि स्टार्ट योर एग्जाम, स्टार्ट योर एग्जाम। हमको रफ सीट तो दो, तब तो शुरू करें ना। तब उन्होंने शायद 1-2 मिनट बाद रफ सीट दी थी, तो फिर तब मैंने एग्जाम शुरू किया। वो ऐसा था। तो आपने एग्जाम भी स्टार्ट किया 2-3 मिनट लेट? हाँ, वो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती बाद में। अच्छा। तो मैंने तब स्टार्ट किया कि नहीं तुम दोगे तभी स्टार्ट करूँगा। फिर मतलब वो था कि एग्जाम में मैं मतलब देखा था कि शुरू 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 10-12 मिनट में हो गए थे। तो मेरा वही था कि पहले घंटे में मेरे को कुछ भी करके 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही है मैथ के। मतलब ऐसे भी इधर भी हो रहता था, मैं मॉक देता तब भी। तो मतलब उधर तो मेरा टाइम से हो गया था, मतलब शुरू के 60-65 क्वेश्चन हो गए थे। और मतलब मैथ का हमेशा से वही था, मेरे को मैथ में 200 लाने हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर बन गए थे एक तरीके से। फिर वो होना नहीं चाहिए दिमाग में, सब कुछ बाद में लगा मेरे को। तो मतलब 60 क्वेश्चन के बाद एक मेरा क्वेश्चन था, वो मतलब सिंपल था क्वेश्चन, तो पर दिमाग में नहीं आया उस टाइम वो। तो फिर वो आगे करता गया, तो वही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, यार वो छूट गया, वो छूट गया, 200 कैसे आएंगे, 200 कैसे आएंगे। तो ऐसे बीच में एक और क्वेश्चन गलत हो गया इस चक्कर में। इसी चक्कर में आप ये सोचते बैठे थे कि वो आसान क्वेश्चन क्यों नहीं आया? हाँ, वो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो रह गया, अब 99 ही हो पाएंगे, 99। तो एक और गलत हो गया, सही मिस्टेक कुछ हो गई उसमें, बात तुम्हें पता नहीं चला, बाद में पता चला। तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे मैथ में, शायद वो 200 दिमाग में नहीं होते थे, एक ही गलत होता वो। टोटल कितने मिले फिर आपको मैथ में? 195। तो वो जो क्वेश्चन थे, अगर एक ने भी आपने सॉल्व कर लिया तो 197 के ऊपर हो जाता शायद। हाँ। तो ये मैथमेटिक्स हो गया। बाकी एग्जाम्स की बाकी फिर सेकंड तो मतलब इंग्लिश का था। इंग्लिश में क्या है, मतलब मैक्सिमम लोग क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं। मेरा था कि स्टार्टिंग में करना है कॉम्प्रिहेंशन। लोग इसलिए करते हैं कि सब सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में वो बचेंगे तो आराम से कर लेंगे। मेरा था कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में ही दिमाग लगाना है, कि वो पढ़ना है, समझना है, फिर करना है। और हम पहले 120 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे तो दिमाग पहले थोड़ा थक चुका होगा, और टाइम तो इंग्लिश में कमी पड़ती नहीं है। तो मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन करता था, इतना दिमाग लगाना है, इसमें ही लगा लो, बाद में देख के टिक करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन पहले किया मैंने, और फिर बाद में वो किए, तो लगभग वो 1 घंटा 30-32 मिनट में हो गया था एग्जाम इंग्लिश का। तो अभी बात करते हैं मॉक एग्जाम के बारे में। तो मॉक एग्जाम आपने टोटल कितने दिए थे, एंड स्टार्टिंग आपके कितने मार्क्स आए थे, एंड में लास्ट हाईएस्ट मार्क्स आपका कितना था? मॉक्स मैंने प्री के तो लगभग ना प्रीवियस ईयर मिला के 80 के आसपास दे देते हैं, और स्टार्टिंग हुई थी 125 के आसपास से, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ने मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल 2 महीने पढ़ लिया, उसके बाद मॉक देना शुरू कर दिया। और हाईएस्ट रो आए थे 185 के अराउंड। 185 के अराउंड। एंड आपके ये प्री के मार्क्स है, राइट? हाँ। एंड आपके एक्चुअल में कितने आए थे मार्क्स? रो थे 167.5, जो कि नॉर्मलाइज हो गए 191.65 हो गए। ओके। एंड मेंस का आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा? मेंस के मतलब जो प्री में सब पढ़ लिया था उसके बाद ही मैंने देना शुरू किया था। तो मैथ में तो स्टार्टिंग 185 के ऊपर से हुई थी, मतलब 180-185 के ऊपर से। बाकी इंग्लिश में मेरे मतलब 160 के अराउंड आते थे स्टार्टिंग में, तो वही मैंने थोड़ा तो इंप्रूव किया, 165-170 तक आया। फिर उसके बाद नहीं बढ़ रहे, तो फिर मैंने ऐसे किया कि मतलब 5-7 मॉक उठाए, उनका सब एनालाइज किया कि मतलब कहाँ सब सेक्शन में मैंने देखा कि इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में। तो मैंने फिर उस हिसाब से ही रिवाइज किए कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं। तो फिर मेरा 190 हाईएस्ट आया था इंग्लिश में। बाकी मतलब धीरे धीरे वो सेक्शन वाइज किस में दिक्कत है वो देख के ही फिर मैंने धीरे धीरे वो इम्प्रूव किया।
ओके, तो जब आप मॉक एग्जाम देते थे तो आपका एनालिसिस कैसा रहता था कि आप वीकनेस को या फिर आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे आइडेंटिफाई कैसे करते थे उसे? जैसे मतलब जो क्वेश्चन गलत है वो देख नहीं थे, बाकी जहाँ पे एवरेज टाइम बाकी से ज़्यादा लग रहा था वो भी देखता था कि मतलब ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, कोई और तरीका जो भी कर सकते हैं। बाकी जैसे 5 मॉक हो गए तो मैं 5 मॉक का एक साथ एनालिसिस करता था लगभग, कि इन 5 मॉक में कौन से टॉपिक में गलतियाँ हुई हैं। मतलब वो होता है एक टॉपिक वीक होता है तो उसमें ही गलतियाँ होंगी बार बार, पता चल जाता है। फिर 4-5 मॉक एक साथ अगर देखेंगे हम तो फिर वो टॉपिक में रिवाइज करता था कि ये टॉपिक रिवाइज करो फिर दोबारा मॉक दो, तो अगर मतलब गलतियाँ कम हो रही है तो मतलब ठीक चल रहा है मामला। बाकी जैसे मतलब ऐसा भी करता था, जैसे मैथ में मतलब कई बार एग्जाम में क्या होता है मेरा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो जाता है, हम जो मॉक में कभी नहीं हो वो हो जाता है। तो मैं जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता था वो सारी सिचुएशन में एक बार क्रिएट करके देख लेता था मॉक में। जैसे मतलब ऐसा होता था ही मैं मैथ में हमेशा 60 से ऊपर क्वेश्चन कर लेता था पहले घंटे में। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब हो सकता है पेपर में टफ आ जाए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ना हो, तो मैंने ऐसा किया कि जानबूझ के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए पहले घंटे में। कई बार मतलब टाइम छोड़ दिया कि 1 घंटा बचेगा तब करूँगा, 60 क्वेश्चन हो पाए नहीं। अच्छा, तो 2-3 बार मैंने ऐसे करके भी देखा कि हाँ लास्ट के 1 घंटे में 60 करने तो हो गए थे। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जो मतलब हो सकती थी मैं वो देख लेता इधर अपने सारे सिनेरियोस ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये हो गया। ओके, तो ये ट्राई करने के बाद ही आपने एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाई कि सबसे पहले रीजनिंग करते हैं? हाँ मतलब मैंने प्री के लिए तो सब कुछ ट्राई, मतलब कई चीज़ें ट्राई कर दी थी पहले। मतलब लोग करते हैं कि इंग्लिश और जीएस पहले कर लो कि 50 क्वेश्चन फटाफट 10-12 मिनट में अटैम्प्ट हो जाते हैं आपके, फिर टाइम बच जाता था, कॉन्फिडेंस आया। वो भी ठीक है, पर मैंने वो भी अटैम्प्ट ट्राई करके देखा। मैंने फिर ये देखा था कि मतलब जिस पैटर्न पेपर आता है ना, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, उसी में अटैम्प्ट करूँ। कि मेरा था कि अगर मैं मैथ से लास्ट में करता हूँ, मान लो 5 मिनट बची और मेरे 10 क्वेश्चन बच गए, तो उन 5 मिनट में एक ही क्वेश्चन होगा आपसे, आप वो देखते जाओगे इजी कौन सा है वो पहले कर लूँ, तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता। तो मेरा वो था कि पहले मैथ और रीजनिंग कर लूँ, कि टाइम का मेरा वो ध्यान नहीं रहे कि टाइम कम है, मेरे दिक्कत आ जाएगी। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग लास्ट में इसलिए नहीं रखता था, क्योंकि इंग्लिश और जीएस में तो देख के ही आंसर लगाने हैं, तो 5 मिनट में 10 है तो भी कर लोगे आप आराम से। पर मैथ में तो वो फिर ढूंढते रह जाएंगे इजी कौन सा है, तो इस चक्कर में पहले करता था मैथ और रीजनिंग में। अच्छा, ठीक। तो ये तो हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। तो अभी एक बार रिसोर्सेज को पूरा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपने कौन से बुक्स यूज़ किए थे। तो कॉन्ट्स के लिए कौन से बुक्स आपने यूज़ किए? बुक्स एडवांस मैथ की तो अभिनय की जो आती है वो, और अर्थमेटिक के लिए उनके पीडीएफ ऐप में वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट है। ओके, मैथ में ये बुक थी बस। ठीक। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं की थी, मतलब जो भी मॉक से या वैसे प्रैक्टिस कर ली थी, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर सब मॉक से हो गए थे, मतलब अलग से बुक नहीं खरीदी रीजनिंग के लिए। ओके, एंड फॉर जीएस? जीएस के लिए मनोहर पांडे खरीदी थी, पर फिर मैंने वो लेक्चर्स देखे थे तो फिर मनोहर पांडे मैंने दोबारा पढ़ी, तो लेक्चर जो नोट्स बनाए थे वो पढ़े थे, और जो करंट की जो वीडियो देखी थी वो देखी थी। ओके, एंड इंग्लिश? इंग्लिश के लिए प्लिन टू पैरामाउंट खरीदी 2 वॉल्यूम, और एसपी बख्शी खरीदी थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर खरीदी थी, वर्ड पावर मेड इट जी ली थी, और एक टायर 3 की भी ली थी मैं, अरियंत की आती 150 एसएस करके। ओके, टायर 3 है नहीं। तो अभी टीयर 3 तो एनीवेज और 22 की बात तो रहेगा नहीं, इट्स ओनली 1 and 2। तो अभी बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू बैंक एग्जाम। हाँ, बैंक एग्जाम में भी मतलब सिमिलरली होता है, सारे क्वेश्चन एंड सिलेबस भी सेम ही होता है। तो जो एसएससी लिख रहे हैं वो बैंक एग्जाम लिख सकते हैं, या फिर जो बैंक लिख रहे हैं वो एसएससी लिख सकते हैं? हाँ मतलब लगभग सेम होता है। जैसे रीजनिंग में पजल्स वगैरह आती है अलग से, थोड़ा वो अलग, कि मैंने भी दिया था, मतलब IBPS PO का एग्जाम ना, वो भी गए थे क्लियर। मतलब जो मैंने एसएससी का प्रिपरेशन की थी, मतलब बैंक का अलग से कुछ नहीं किया था, तो उसमें मतलब वही था कि उसमें बैंक में कट ऑफ तो कम जाती है, टाइम उधर कम होता है, तो उसमें क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो मतलब इधर जो कॉमन है ना, वो पजल्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बाकी अलग टॉपिक्स जो इधर जो कॉमन है रीजनिंग में वो कर लिए। मैथ तो लगभग पूरी सेम ही है, मतलब उधर बल्कि एडवांस में कम ही आता है, इधर तो एडवांस भी आती है, तो मैथ तो उससे हो सकती है। और इंग्लिश इवन उधर के जो पैसेज आए थे वो मेरे को इधर से इजी लगे ओके करने। तो इंग्लिश में अगर इधर में अच्छे से पढ़िए तो बैंक वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करें तो बैंक आप पक्का क्लियर कर सकते हैं, बैंक भी दे सकते हैं। ओके। तो अभी आपने बताया कि इंग्लिश जो होता है एसएससी में टफर होता है देन बैंक। हाँ मतलब पैसे से मेरे को लगे कि इधर जो टफ है थोड़े। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा एग्जामिनेशन पार्ट का। तो अभी थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे भी एसएससी बहुत धीरे धीरे चलता है, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन का थोड़ा सा डिले भी होता है। तो हाउ डू यू कीप योर माइंड काम कि ये एग्ज़ाम मुझे लिखना ही है एंड इतना टाइम लगेगा ही मुझे। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी ऐसे मोमेंट्स आए कि ये हो नहीं पा रहा मुझसे, या फिर ये एग्ज़ाम इतना दूर है, अब करियर क्या करें, कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? एक तो जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही पता कर लिया था ना कितना टाइम लग रहा है, तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर था कि इतना टाइम तो लगना ही है इसमें। फिर ऊपर से मैं जॉब कर रहा था, तो मतलब वो इतना इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मतलब कब क्या होगा कब क्या हो, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं था।
फिर ऐसा था कि बीच में कभी कभी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं मतलब फोर्स किया मैं, मतलब बीच में अपनी हॉबीज़ फॉलो कर लेते, क्रिकेट खेल लिया कभी, या फिर मैं शाम को दौड़ने वगैरह जाता ही था, बैडमिंटन खेल लिया। फिर मतलब वो कि एक बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो वापस आपका मन करेगा फिर कि हाँ मेरे को वो करना है, दिमाग में गोल हमेशा होना चाहिए। और अभी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो दिमाग में होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये तभी सोल्व होंगी तो मैं पढ़ूंगा और जॉब लूँगा। तो वो था कि मैं मतलब इवन मेरा तो अभी तो ऐसी थोड़ी फास्ट हो गई है, तो जो मेरा एस्टिमेट था उससे 6 महीने पहले रिजल्ट आ गया इवन। तो मतलब मैंने तो और भी आगे का सोचा था कि उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो दिस इज मच बेटर देन व्हाट यू ज़्यादा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो ये तो हो गया पूरे प्रिपरेशन के बारे में। तो इसमें तो आपके दोस्त भी बहुत हेल्प करते हैं आपको एंड आपके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं। आपने बताया कि आपने आपको पेरेंट्स को बताया था आफ्टर द टियर 1 एग्जाम, दैट इज प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम से पहले थोड़ा बताया था कि एग्जाम है मेरा। ओके, तो उनका सपोर्ट कैसा रहा इसमें? मतलब वही था कि जब सैटरडे संडे का टाइम जाता मैं घर जाता नहीं था, तो मतलब पहले वही पूछते कि मतलब तो दिल्ली इतने पास, घर के पास में ही है, तो फिर उन्होंने फोर्स नहीं किया, मैं पढ़ रहा हूँ ये हूँ, तो मतलब मैंने ज़्यादा कभी ना उन्होंने ये कहा कि ये करना है वो करना है, जो मतलब जो भी मैंने किया अब तक खुद से ही किया है कि मेरे को ये करना है तो मैं यही कर रहा हूँ, ज़्यादा उन्होंने फोर्स नहीं किया कभी की। तो उनका तो सपोर्ट था ही कि मतलब ज़्यादा उन्होंने परेशान नहीं किया। बाकी दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा है मैं, जो मैंने रिसोर्सेज यूज किए मतलब मैक्सिमम मेरे दोस्त जो पहले पढ़ा था उससे पूछ के ही किए, ये है वो उसने बताया और मैंने कर लिया, ज़्यादा कि इधर उधर मैंने रिसर्च भी नहीं की थी। तो दोस्तों का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है। तो ये तो आपके फ्रेंड्स के बारे में हो गया। तो टीचर्स आपने कौन से केसेस को फॉलो किया था? टीचर्स मैथ्स के लिए अभिनय सर को फॉलो किया था, मतलब ज़्यादा मतलब मैं ठीक थी तो ज़्यादा मेरे को इधर उधर मतलब ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, तो उनको ही फॉलो किया था, उनकी बुक वगैरह पढ़ ली थी। जो इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ सर ग्रामर के लिए गया था। वो कैब के लिए यूट्यूब से स्टार्टिंग में जो टीचर्स देखा था तो वो मैं उस टाइम मेरा ध्यान नहीं था, तो मैंने पता नहीं था कौन से टीचर्स थे वो कैब देखी थी स्टार्टिंग में बहुत। तो मतलब ग्रामर के लिए अमन वशिष्ठ सर ही फॉलो किए थे, और जीएस के लिए जितेंद्र सर, मैन जितेंद्र कुमार सर जो है। और रीजनिंग के लिए तो मतलब वैसे यूट्यूब पे 1-2 वीडियो छोटे मोटे कोई टॉपिक देखे थे, बाकी तो मतलब खुद से ही की थी, तो टीचर्स रीजनिंग के लिए ज़्यादा फॉलो नहीं। ओके, एंड आपने अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया था? हाँ, जितेंद्र सर और अमन सर से अनअकैडमी से ही पढ़ा था। ओके ओके, इंग्लिश भी आपने अनअकैडमी से इंग्लिश किया भी, था। तो अभी थोड़ा सा हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। आपने हमें पूरा एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लिया, अभी थोड़ा सा जानते हैं कि नीतीश कुमार एज अ पर्सन क्या है। तो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन जो रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपको फटाफट आंसर देना पड़ेगा एंड इट विल बी अ फन काइंड ऑफ सेक्शन। मान लीजिए कि आपको अपना नेम चेंज करना है, तो क्या नाम रखेंगे अपना? केएल राहुल। केएल राहुल। ठीक है, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? विराट कोहली और केएल राहुल दोनों। ठीक है, आपका फेवरेट गेम? क्रिकेट। क्रिकेट है। ठीक है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं पे ऐसे टूर पे जा सकते हैं या फिर ऐसे फ्लिक ऑफ सेकंड पे आप कहीं जा सकते हैं, तो कहाँ जाना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ओके, एनीथिंग स्पेसिफिक कि ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के ग्राउंड काफ़ी अच्छे हैं और घूमने की जगह भी काफ़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ठीक लगता है। ओके, ग्रेट। तो डू यू फॉलो एनी पर्टिकुलर पर्सन एज एन आइडल फॉर योरसेल्फ? विराट कोहली। ओके, सब कुछ क्रिकेट के बारे में। ओके, ठीक है। इस साल आपने कुछ ऐसे नया चीज़ सीखा है कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और लाइक आपको लगा कि ये तो मुझे पहले ही जाना चाहिए था? एकदम से नया तो ऐसा कुछ नहीं सीखा है, मतलब शायद बाकी जॉब में से तो काफ़ी चीज़ें सीखी है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है सब काम। जॉब में सीखा है। हाँ, ये सब तो सीख लिया है। ओके, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग। इफ़ यू हैड 30 सेकंड्स फॉर योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, मतलब 30 सेकंड आपके पास है कि मतलब आप पूरी वर्ल्ड आपको सुन रही है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे वर्ल्ड को? है कि मतलब जो भी काम करना है अपने को सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। हम मतलब कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस खुद पे होगा तो स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द रैपिड फायर राउंड एंड हमें मज़ा आया बहुत सारे आंसर सुन के। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। अब नीचे रख सकते हैं आप। तो अभी आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इफ़ यू वुड लाइक टू टैग एनी अदर टॉपर जिन्होंने एसएससी या फिर कोई दूसरा एग्जामिनेशन क्लियर किया है, हु वुड दैट बी? ज़्यादा तो मैं फॉलो नहीं करता, मतलब इस लोगों को मैं वही देखता था कि इन्होंने रिसोर्सेज क्या फॉलो किए हैं। बाकी एक कौशिक राज सर हैं, 2017 के टॉपर थे, वो एनआईटी दिल्ली से थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बताया एनआईटी दिल्ली से, और मैं एनआईटी हमीरपुर से था, तो बस मैंने उनको रिलेट किया था कि वो AR1 ला सकते हैं, तो मतलब मैं भी ला सकता हूँ ठीक ठाक रैंक। तो वैसे कौशिक राज सर यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी एंड उन्होंने इंटरव्यू दिया भी है, तो उनके अलावा और कोई जो टॉपर हैं जो आप टैग करना चाहेंगे इस इंटरव्यू के लिए? इस साल के रैंक 1 को करो सर, सुचिता पारीक। ठीक है, और डेफिनेटली। बाकी मतलब मैं कहूँगा कि मतलब जैसे कुछ लोग हैं इनका बहुत स्ट्रगल किया है, जिन्होंने मतलब रैंक उनकी चाहे इतनी अच्छी ना हो, मतलब
थोड़ा रैंक कम हो पर उन्होंने 4-5 साल में किया हो, उनको बुलाओ कि टॉपर्स कंट्री तो सब लेते हैं, हर जगह लोग सुन भी लेते हैं, जो स्ट्रगल स्टोरी है एक दो उनको भी बुलाओ। डेफिनेटली विल डेफिनेटली डू दैट, विल फाइंड पीपल जिनकी स्टोरी ऐसे बहुत अच्छी है एंड उनकी इंटरव्यू भी हम लेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू एंड आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? देखिए पहले जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो अपने मतलब जहाँ से भी रिव्यूज़ देख के अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो कि मेरे को यही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। कोई कुछ भी फॉलो करना है तो उसके पीछे मत भागो कि उसने वो पढ़ लिया मेरा ये छूट गया, नहीं तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं सब पूरा पढ़ाएंगे, तुम जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो वही बहुत होंगे, इनफ होंगे। बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने रिसोर्सेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होगी तो ही हम, क्यों बीच में अगर छोड़ देते तो फिर वो मोमेंटम बन नहीं पाता। तो रिसोर्सेज फिक्स रखो, लिमिटेड रखो और पढ़ते रहो लगातार, जल्दी सक्सेस होगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आंसर्स दैट यू गेव। हमें बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए एंड रैंक 3 इज़ अ बिग डील एंड आई विश ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज आर वाचिंग राइट नाउ। ऐसे हमारे साथ और भी बहुत सारे टॉपर्स आए हैं, उनकी भी स्टोरीज हैं, उनकी भी गाइडलाइंस हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजीज और उनकी भी प्रिपरेशन गाइडलाइंस, सब कुछ हमारे साथ मौजूद है। आप ज़रूर उनको देखना एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। लेट्स क्रैक इट।